अगर आपको पता चले कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री देसी शराब पीता है, ताड़ी पीता है, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? अगर आपको पता चले कि जिस मुख्यमंत्री को लुंजपुंज कहा जाता है वो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार था, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया बदलेगी? अगर आपको पता चले कि जवानी के दिनों में जो आदर्शवादी छात्र नेता हुआ करता था वो सियासत में जवान होने के बाद छात्र नेताओं का दुश्मन नंबर 1 हो गया, तो आप क्या कहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री है और आज के एपिसोड में बात होगी बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर सरैया बख्तियार गांव का बाशिंदा, एएमयू से वकालत पढ़ने वाला, सुभाष चंद्र बोस का रिक्रूट, फॉरवर्ड ब्लॉक से होते हुए कांग्रेस की मुख्य धारा में आए, जिला गोपालगंज के नेता बने, फिर विधायक बने। पहले 2 चुनाव में बरौली की सीट से और फिर गोपालगंज की सीट से, और दूसरी दफा से ही मंत्री भी बन गए। कांग्रेस का अहम अल्पसंख्यक चेहरा भी बनने लगे। इस दरमियान 15 कैलेंडर बदले, 1967 का साल आया। 3 बार के विधायक और मंत्री गफूर हार गए। संविद और फिर जोड़तोड़ की सरकारों के दौर में गफूर पर्दे के पीछे रहे। हालांकि 1968 में वो विनोदानंद झा के साथ कांग्रेस के बागी हो गए और इस समर्थन के एवज में लोकतांत्रिक कांग्रेस के इस नए नवेले गुट ने उन्हें पार्टी महासचिव का पद दिया, विधान परिषद में भी भेजा। ये तो हुई पटना के कांग्रेसी गुट की बात। जब दिल्ली में कांग्रेस के 2 गुट हुए तो लोकतांत्रिक कांग्रेस इंदिरा के साथ चली गई। गफूर को फिर से लाल बत्ती मिली, दरोगा प्रसाद, भोला पासवान शास्त्री और केदार पांडे की सरकार में। लेकिन 1972 के चुनाव के कुछ ही महीने बाद उनके पद की प्रकृति बदल गई। केदार पांडे की सलाह पर पार्टी आलाकमान ने जून 1972 में अब्दुल गफूर को विधान परिषद का सभापति बना दिया और जब केदार की सत्ता गई तो सभापति महोदय मुख्यमंत्री बन गए। इसके पीछे कई फैक्टर थे। पहला, कांग्रेस की पिरामिड थ्योरी, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण आते थे। ब्राह्मण सीएम हटा तो मुस्लिम लाया गया। दूसरी वजह, इंदिरा ललित नारायण मिश्र खेमे को फ्री हैंड नहीं देना चाहती थी। तीसरी वजह, दीप नारायण सिंह जैसे दावेदार पुराने चावल थे और इंदिरा का नेतृत्व उन पर आंख मूंद भरोसा नहीं करता था। गफूर का अपना कोई आधार नहीं था और ये बात भी आलाकमान को सूट करती थी। 1 जुलाई 1973 को अब्दुल गफूर सीएम बन गए। कुछ ही महीनों में बिहार के चौक चौराहों पर एक जुमला सुनाई देने लगा, हाथ में लबनी मुंह में पान, गफूर चचा की यही पहचान। दरअसल बिहार में पेड़ से ताड़ी उतारने के लिए मिट्टी की जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे लबनी कहते हैं। सीएम का ताड़ी प्रेम विख्यात था और पान भी बहुत खाते थे। वहीं से ये नारा जन्मा। गफूर की एक और पहचान बन रही थी, गाली देने की। समर्थक कहते हैं ये उनकी भाषा का स्वभाव था, किसी व्यक्ति के खिलाफ रंग नहीं था। लेकिन कांग्रेस में कई उनसे रंज पाल रहे थे, अपनी संभावना देख रहे थे। उन्हें फिर से ललित नारायण और जगजीवन राम खेमे से शह मिलने लगी। केदार पांडे के सख्त प्रशासन के उलट गफूर का प्रशासन लुंजपुंज कहा जाने लगा। लेकिन उनके अमले की मनमानी की सुर्खी पुख्ता हुई एक बाई इलेक्शन से। केदार पांडे के किस्से में एक कत्ल का हमने जिक्र किया था। इल्जाम पुलिस के लाठीचार्ज पर आया। मरने वाले का नाम था विधायक सूरज नारायण सिंह, सोशलिस्ट नेता और मधुबनी से विधायक। उस सीट पर उपचुनाव हुआ तो एमएलसी अब्दुल गफूर, जो मुख्यमंत्री भी थे, मैदान में उतर गए एमएलए बनने की खातिर। सोशलिस्ट खेमे से सूरज की पत्नी चंद्रकला देवी उतरी। पटना से पूरी कैबिनेट और धनबली भी उतरे। धांधली की खबरें हर ब्लॉक से आने लगी। बकौल वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर, सूरज बाबू सब जाति धर्मों में लोकप्रिय थे। फिर हत्या के बाद उपजी सहानुभूति भी थी। ऐसे में चंद्रकला के हारने के पीछे सबको सरकार के अनैतिक तरीके नजर आ रहे थे। गफूर के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद गुजरात में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। फिर इसकी आंच बिहार में महसूस की जाने लगी। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पूरे बिहार में फैल गया और फिर इससे जुड़ गए सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण, जो उन दिनों पटना के कदम कुआं इलाके में रहते थे। लाठीचार्ज के पहले छात्रों और पर्दे के पीछे से उन्हें शह दे रहे समाजवादियों, संघियों और एंटी गफूर कांग्रेस लॉबी की खबरें खुफिया विभाग दिल्ली पहुंचा रहा था। जानकारियों के साथ बिहार की एक अखबार की कटिंग भी थी
18 मार्च 1974 को छात्र विधानमंडल और राजभवन घेरेंगे बजट सत्र से ठीक पहले। छात्रों ने सत्र से पहले गुस्सा जताने का यह तरीका चुना था। सत्तारूढ़ दल के ज्यादातर विधायक छात्रों के ब्लॉकेट से बचने के लिए उस दिन सुबह सवेरे ही विधानमंडल भवन पहुंचे। तय समय पर राज्यपाल आर.डी. भंडारी अभिभाषण के लिए निकले, लेकिन उनके रास्ते में स्टूडेंट लेटे थे। इसके बाद लाठी चली और स्टूडेंट घायल होकर गिरने लगे, लेटने लगे। इस दौरान फोन की घंटी भी बजी। मुख्यमंत्री के दफ्तर में लाइन के उस तरफ प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने पूछा, गफूर साहब ये सब क्या चल रहा है? गफूर का जवाब था, मैडम कुछ नहीं है, ये कदम कुआं के कायस्थों का आंदोलन है। आखिर अब्दुल गफूर ने क्यों ऐसा कहा? कदम कुआं पटना शहर का एक मोहल्ला है। इसमें बड़ी संख्या में कायस्थ बिरादरी के लोग रहते हैं। तब तक जेपी आंदोलन संभाल चुके थे। जेपी इसी कदम कुआं इलाके में रहते थे। जेपी आए तो छात्रों के आंदोलन को व्यापकता और वैधता मिली। जेपी ने छात्रों के सामने शर्त रखी, अहिंसक ही रहेंगे, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और बात अब सिर्फ फीस वृद्धि, बसों की सुविधा और हॉस्टल जैसे मुद्दों की नहीं थी। अब बात पूरे बिहार के कुशासन की हो रही थी। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्रों की बड़ी रैली हुई और इसी में जेपी ने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। इंदिरा गांधी पर इस रैली के बाद अब्दुल गफूर को हटाने का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन सलाहकारों का मानना था कि अगर ऐसे आंदोलनों के आधार पर सीएम बदले जाने लगे तो हर राज्य में बवाल शुरू हो जाएगा। लिहाजा गफूर को कुछ और मोहलत मिल गई, लेकिन जेपी वो मोहलत के मूड में नहीं थे। आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार कुमार अनुपम ने एक किस्सा सुनाया। बात 4 नवंबर 1974 की है। पटना में एक बड़ी रैली निकली, गांधीवादी कार्यकर्ताओं और छात्रों। सबसे आगे थे जीप पर सवार जेपी, उनके पीछे खड़े थे संतोष भारती और कुमार अनुपम। जेपी पीछे मुड़े, कागज मांगा। सहयोगियों के पास कागज नहीं था, सिगरेट की डब्बी थी। उसी में धरे सिल्वर कागज पर जेपी ने एक नारा लिखा और छात्रों की तरफ बढ़ा दिया। अब की जो आवाज उठी तो दिल्ली के होश उड़ गए। ये नारा था, सुन ले है दिल्ली की रानी, नहीं चलेगी तेरी मनमानी। इसी रैली के आखिर में गांधी मैदान के पास जेपी पर लाठी चलने की किंवदंती ने भी जन्म लिया। अब्दुल गफूर के दिन अब गिनती के थे। गफूर ने जेपी की रैली के काउंटर में 2 हफ्ते बाद रैली का ऐलान किया। पत्रकारों के सामने यह भी कह दिया कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबोधित करेंगे। लेकिन 18 नवंबर की रैली में लोगों से ज्यादा सरकारी अमला नजर आया और जिन मैडम को नजर आना था वो तो दिल्ली से उड़ी ही नहीं। अगले दिन की दोनों सुर्खियां महिलाओं के इर्द गिर्द बनी। पहली, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गफूर की रैली में नहीं आए, और दूसरी, रैली में आए कांग्रेस नेता रामलखन सिंह यादव की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी। रामलखन मंच से बोल गए, आंदोलन के नाम पर कदम कुआं की कायथिन सब यानी कायस्थ परिवार की महिलाएं लिपस्टिक लगा लगा कर पिकनिक मनाने सड़क पर निकलती। इसके बाद गफूर के विकल्प तेजी से खत्म होने लगे और जो नाम सामने आया वो था दीप नारायण सिंह का। लगभग फाइनल हो चुका था नाम। अब सब कुछ इंदिरा और संजय गांधी के खास रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र के मुताबिक हो रहा था। नया साल और नए निजाम के ऐलान की बात हो रही थी, लेकिन नए साल के दूसरे ही दिन सब बदल गया। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर जंक्शन पर बम फटा। वहां मौजूद ललित बुरी तरह घायल हुए और अगले दिन पटना में उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री बदलने का प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। 3 महीने बाद पटना में बस्ता फिर खोला गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस वक्त पार्टी महासचिव पीवी नरसिम्हा राव इस्तीफा आए। शाम तक गफूर के इस्तीफे का ऐलान हो गया, लेकिन सरप्राइज अगले ऐलान में था। तमाम कद्दावरों की दावेदारी दरकिनार कर राव ने इंदिरा के निर्देश के तहत ललित नारायण मिश्र के छोटे भाई और गफूर सरकार में मंत्री जगन्नाथ मिश्र को नेता घोषित कर दिया। कुछ घंटों बाद गफूर रिक्शे पर सवार होकर मुख्यमंत्री आवास से निकल गए। उनके कान में राव के दिए सांत्वना के शब्द गूंज रहे थे। मुख्यमंत्री की ईमानदारी की चर्चा करते हुए राव ने कबीर के पद में फेरबदल कर कहा था, दास गफूरा जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चधरी। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस फिर बटी। गफूर इंदिरा के विरोधी खेमे कांग्रेस उर्स में गए और इसी के टिकट पर 1980 का लोकसभा चुनाव गोपालगंज से लड़े, हार गए। कुछ बरस बाद पुराने ताल्लुकों के हवाले से वो पार्टी महासचिव राजीव गांधी की गुडबुक में लौटे और 1984 के चुनाव में राजीव ने उन्हें बगल की
सीवान लोकसभा से टिकट दे दी। सांसद अब्दुल गफूर राजीव की कैबिनेट में मंत्री भी बने। आवास और कार्य मंत्री का पोर्टफोलियो मिला। लुटियंस दिल्ली में कौन सा बंगला किसे मिलेगा, ये सब इसी विभाग से तय होता था। 84 के चुनाव में अटल बिहारी, हेमवती नंदन बहुगुणा समेत विपक्ष के तमाम कद्दावर नेता चुनाव हार गए थे। उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया। नोटिस पाए ऐसे ही एक नेता के पास एक रोज मंत्री जी पहुंचे। ये नेता थे चंद्रशेखर और इनके लिए अब्दुल गफूर के पास एक पैगाम था प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ से कि आप 3 साउथ एवेन्यू लेन के बंगले में आराम से रहें, नोटिस वापस ले लिया जाएगा। दरअसल राजीव भूले नहीं थे कि जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी चंद्रशेखर ने कभी भी इंदिरा के प्रति राजनीतिक शिष्टता नहीं खोई थी। ये उसी व्यवहार का प्रतिफल था। इस वाकये के 1 बरस के बाद दिल्ली का तापमान फिर बदलने लगा। राजीव को पार्टी के ओल्ड गार्ड के तौर तरीकों से दिक्कत होने लगी। प्रणब मुखर्जी से पहले ही हाथ जोड़ लिए गए थे। राव का बार बार मंत्रालय बदला जा रहा था। कार्यवाहक अध्यक्ष कमलापति त्रिपाठी के पर कतरने के लिए, उनको कोप भवन में परमानेंट बिठाए रखने के लिए अर्जुन सिंह को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया था और गफूर उन्हें भीषण कर दिया गया। पहले शहरी विकास मंत्रालय में भेजा गया और फिर 1986 में इस्तीफा ही ले लिया गया। इस फेरबदल में सिर्फ गफूर नहीं निपटे, मोहसिना किदवई और खुर्शीद आलम खान जैसे नेता भी निपटे। इन्हें माखनलाल पोतेदार की मेज से एक कोरा कागज उठाना था, राजीव के नेतृत्व में भरोसा जताने की इबारत लिखनी थी और आखिरी में पद से इस्तीफा देना था। सबने यही किया, गफूर ने भी किया, लेकिन अपने हिस्से की गर्माहट दिखाकर। अब्दुल गफूर ने राजीव से पूछा, मुझे क्यों निकाला जा रहा है? आपने शहरी विकास मंत्रालय दिया, 1 बरस में मैंने दिल्ली और कलकत्ता की दशकों पुरानी समस्याओं पर काम किया। राजीव इस तरह के सवाल जवाब के अपने मंत्रियों से आदी नहीं थे। उन्होंने भी तुर्शी में जवाब दिया, लेकिन तब तक अंतापुर की अदाओं पर नजर रखने वालों को एक अदद हेडिंग मिल चुकी थी। सांसद गफूर 1989 के चुनाव में पूर्व हो गए। उन्हें बीजेपी के जनार्दन तिवारी ने हराया। अगले बरस गफूर सत्तारूढ़ जनता दल का हिस्सा बन गए और उसके अगले बरस यानी 1991 के लोकसभा चुनाव में गोपालगंज की सीट से जनता दल की टिकट पर सांसद बन गए। लेकिन लालू से उनकी पटरी लंबे समय तक बैठी नहीं। 1994 में जब जनता दल के 14 सांसदों संग जॉर्ज फर्नांडिस अलग हुए तो गफूर भी उनके साथ थे। फिर जॉर्ज की समता पार्टी बनी। गफूर 1996 में इसी के टिकट पर गोपालगंज लोकसभा से मैदान में उतरे, लेकिन लालू के सिपाही लालबाबू प्रसाद उन पर इक्के साबित हुए। 1998 का लोकसभा चुनाव गफूर का आखिरी चुनाव था। 13 महीने वाली लोकसभा में गफूर भी बतौर सांसद बैठे थे। इसके बाद सेहत के चलते उन्होंने चुनावी राजनीति से हाथ जोड़ लिया और लोगों ने आखिरी दफा उनके हाथ जोड़े 10 जुलाई 2004 को। अब्दुल गफूर का इस तारीख को निधन हो गया। 2020 में फिर उनका जिक्र आया, उनके पोते आसिफ गफूर के चुनावी मैदान में उतरने के चलते हैं। अब फिर आएंगे एक और मुख्यमंत्री के किस्से के साथ। नमस्कार।